हेलो एवरीवन, आईक्यू शेयर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दिव्य त्रिपाठी। चलिए शुरू करते हैं। तो ये खबरों में क्यों है, इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे जमीन के धंसने के कारण, जैसे कि जो लैंड सब्सिडेंस हुई है, उसके कारण जोशीमठ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहब की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए एक पारगमन बिंदु में दरार आ गई है, जिससे स्थानीय आबादी में दहशत और विरोध पैदा हो गया है। ट्रेवल के दौरान वहां पे लोग रुकते थे और आराम से अपना समय व्यतीत करते थे। बहुत अच्छा प्लेस है और इसको एक धार्मिक प्लेस के तरीके से भी देखा जाता है। लेकिन वहां पे दरार आने की वजह से वहां के स्थानीय लोगों में दहशत और विरोध का माहौल पैदा हो गया है कि यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है कि इसके वजह से लैंड सब्सिडेंस इतने बड़े तौर पे होने लगा है। उसके बाद जोशीमठ को एक भूस्खलन धसाव क्षेत्र घोषित किया गया है, यानी कि लैंडस्लाइड सब्सिडेंस जोन इसको घोषित कर दिया गया है। जहां पे ये घोषित कर दिया जाता है, वहां पे लोगों को, जैसे कि जो इससे ग्रसित हैं, उन लोगों को एक अस्थायी तौर पे किसी अलग जगह पर रहने की व्यवस्था की जाती है। वहां पे हो सकता है कि आगे और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएं, तो इस वजह से इसको जब यहाँ पे इस जोन में जब डिसाइड कर दिया जाता है लैंडस्लाइड सब्सिडेंस जोन में, तो वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी की भी सेफ्टी को लेके और बाकी ध्यान देने को लेके। तो इस वजह से इसको अवेयरनेस हो जाए कि यहाँ पे लैंड सब्सिडेंस का ये जोन है और यहाँ पे लोग को हटना चाहिए और यहाँ पे कभी भी कोई भी प्राकृतिक घटनाएं हो सकती हैं। तो इस वजह से इसको भूस्खलन धसाव क्षेत्र घोषित किया गया है। तो इस क्षेत्र से लगभग 60 से अधिक परिवारों को अस्थायी तौर पे राहत केंद्रों में पहुंचाया गया है। जब यहाँ पे ऐसी घटनाएं देखी जाने लगी, तो यहाँ पे परिवारजनों को सेफ रखना जिम्मेदारी हो जाती है किसी भी सरकार की, या फिर वहां पर रहने वाले लोग खुद ही अवेयर हो जाते हैं। तो वहां से उन लोगों को एक अस्थायी तौर पे रहने के लिए एक राहत केंद्र में व्यवस्था कर दी गई है। तो उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखते हैं जोशीमठ कहाँ स्थित है, इसको भी हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम लोग तो अब समझ गए होंगे कि कहाँ पे है, लेकिन मैं एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जो एनएच से पड़ता है 7, उस पे स्थित एक पहाड़ी शहर है। यह शहर एक पर्यटक शहर, यानी कि जो टूरिस्ट टाउन होता है उसके तौर पे कार्य करता है, क्योंकि यह बद्रीनाथ, औली, फूलों की घाटी यानी जो फ्लावर वैली है, और हेमकुंड साहब राज्य के अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थलों में से आने वाले लोगों के लिए रात भर विश्राम स्थल के रूप में कार्य करता है। यानी कि यहाँ पे जो टूरिस्ट लोग आते हैं, यहाँ पे जैसे कि रिलीजियस तौर पे जो लोग पर्यटन करने आते हैं या फिर घूमने के लिए जो भी आते हैं, वो यहाँ पे रुकते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, ये प्लेस भी बहुत खूबसूरत है। जोशीमठ अपने आप में, जैसे कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के तौर पे, यानी कि जो सामरिक महत्व के तौर पे इंडियन आर्मी के लिए बहुत अच्छे प्लेस के तरीके से काम करता है। और यह अपने आप में इंपॉर्टेंट भी है कंटेनमेंट के लिए भी। यहाँ पे छावनियां भी बनाते हैं इंडियन आर्मी के लोग। तो इसके बारे में भी याद रखिएगा कि ये इंडियन आर्मी के लिए भी बहुत यूजफुल है। धौलीगंगा और अलकनंदा नदियों के संगम विष्णुप्रयाग से उच्च ढल वाली जलधाराओं के साथ, यानी कि ये जो शहर है उससे ये होकर नदियां बहती हैं। और ये जो क्षेत्र है वो उच्च जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्र 5 में पड़ता है, क्योंकि जो भूकंप क्षेत्र होते हैं वो 5 जोन में डिवाइड किए जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड एक साथ होता है, और उसके बाद होता है थर्ड, और फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। फिफ्थ में सबसे ज्यादा भूकंपीय प्रभावित क्षेत्र आता है। तो इसको आप याद रखिएगा। इसमें आपके जो भी हिमालयन क्षेत्र के जो हैं वो उसमें आते हैं। तो कुल मिला के आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। यह आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित प्रमुख मठों में से एक है, और कर्नाटक में श्रृंगेरी, गुजरात में द्वारका, उड़ीसा में पुरी और उत्तराखंड में बद्रीनाथ के पास जोशीमठ स्थित है। तो आप इसको याद रखिएगा कि ये जो शंकराचार्य जी ने जो स्थापित किया था मठों को, उनमें से ये एक है। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, ये जोशीमठ है हमारा उत्तराखंड में, ठीक है। ये उत्तराखंड है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये। और यहाँ पे आपका हरिद्वार है, ये आपका अल्मोड़ा है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं हिलांग से औली तक एक नेशनल हाईवे गया है, जो कि है जोशीमठ बाईपास रोड। तो इन सबको आप आपस में याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे जोशीमठ से नॉर्थ में, तो आपका यहाँ पे ये पड़ रहा है बद्रीनाथ, तो आप इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ क्यों डूब रहा है, यानी इसका सिंकिंग क्यों हो रहा है, उसके बारे में चलिए देखते हैं। तो इसमें जो क्रैक्स ऑन वॉल्स एंड बिल्डिंग्स वर फर्स्ट रिपोर्टेड इन 2021, जो यहाँ पे घटनाएं हुई हैं दीवारों और इमारतों के टूटने की या फिर दरार आने की, वो सबसे पहली बार 2021 में दर्ज की गई, क्योंकि उत्तराखंड के चमोली जिले में लगातार भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड और बाढ़ की घटनाएं देखी जा रही थी। जैसे कि जो फ्लडिंग है और जो लैंडस्लाइड है वो फ्रीक्वेंट तौर पे देखा जा रहा था। तो इस वजह से यहाँ पे दरार आने का जो रिपोर्ट किया गया वो सबसे पहले 2021 में किया गया, ठीक है। उसके बाद रिपोर्टर्स के अनुसार देखा जाए तो उत्तराखंड सरकार के विशेषज्ञ पैनल ने 2022 में पाया कि जोशीमठ के कई इलाके मानव निर्मित और प्राकृतिक कारकों के कारण डूब रहे हैं। यानी जो सिंक हो रहा है ये लैंड का, वो उसमें कई सारे प्राकृतिक कारण भी है और मानव निर्मित कारण भी है। तो इसको भी रिपोर्टर्स ने अपने उसमें मेंशन किया है। जैसे कुछ पर्वत आपके वलित होते हैं, कुछ पर्वत आपके ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, ऐसे-ऐसे करके कई सारे होते हैं। जैसे जो हिमालयन पर्वत का निर्माण हुआ है, वो वलित पर्वत का एग्ज़ाम्पल है। जैसे कि अगर हम पास्ट में जाएँ, तो सबसे पहले गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड एक 2 बड़े भूखंड थे। उसके बीच में एक टेथिस सागर बहता था। वहाँ पे उसने कई सारे मिट्टी, काँच, चीका ये सब इकट्ठा किया, और जब ये दोनों लैंड आपस में ऐसे आए, तो उसके बीच में जो पहाड़ था, वो आपस में मुड़ने लगे और वलित पर्वत का निर्माण किया, जिसको हम हिमालय के तौर पे जानते हैं। तो जो ये जिन सामग्रियों से बना हुआ है, यानी जो इसमें मटेरियल यूज़ हुआ है इस माउंटेन के बनने में, वो जब उसके जो सतह के जो चीज़ें हैं, सरफेस की जो चीज़ें हैं, जब वो हटने लगती हैं या फिर धँसने लगती हैं, किसी वजह से भी, अगर ये आपस में चल रहा है या फिर दूर हो रहा है, प्लेटें दूर हो रही हैं, और या फिर कोई भी प्राकृतिक कारण या फिर कृत्रिम कारक की वजह से ये जो सरफेस है वो हटने लगता है या फिर धँसने लगता है, तो उसकी वजह से ये जो जोशीमठ है वो सिंक करने लगा। उसमें कई तरीके से जो क्षतियाँ पहुँची हैं यानी डैमेज हुआ है, ये सभी देखे गए हैं। अगर इसकी बात की जाए साइट ऑफ एन एंशिएंट लैंडस्लाइड,
ये इसके बारे में जोशीमठ के बारे में बताया गया है। तो अकॉर्डिंग टू द 1976 मिश्रा कमेटी रिपोर्ट, तो एक रिपोर्ट बनाई गई थी मिश्रा समिति द्वारा 1976 में। तो उसमें बताया गया था कि जोशीमठ रेत और पत्थर के जमाव पर स्थित है। जैसा कि मैंने बताया कि लैंड आपस में आई हैं, जो उसमें गाद और चीका था, उसकी वजह से हिमालय का निर्माण हुआ है। वहाँ पे जोशीमठ उत्तराखंड में इस तरीके से बना हुआ है। तो इसको आप समझ सकते हैं कि इसका निर्माण जो हुआ है रेत और पत्थर के जमाव पर स्थित है। यह मुख्य चट्टान पर नहीं है, यानी कि यह मेन सरफेस पे नहीं है। यह एक प्राचीन भूस्खलन पर स्थित है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से निर्माण हुआ, इसको मैंने बता दिया आपको। रिपोर्ट में कहा गया है कि अलकनंदा और धौली गंगा की नदी धाराओं द्वारा कटाव की भूस्खलन लाने में अपनी भूमिका निभा रहा है। जो धौली गंगा और अलकनंदा मैंने बताया, जो रिवर्स आ रही हैं, इससे होकर बह रही हैं, तो उसके भूस्खलन में जैसे जब नदियाँ बहती हैं तो वो कटाव करती हैं, यानी कि उसको कट करती हैं उसके साइड को, या फिर जो भी उनका रहता है अवसादों को लेके चलती हैं, जो भी इसमें सेडिमेंट पाए जाते हैं उनको लेके चलती हैं और आपस में रगड़ के द्वारा यहाँ पे कटाव पैदा करती हैं, यानी भूस्खलन पैदा करती हैं। इसके वजह से भूस्खलन भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि जोशीमठ के भूस्खलन में इसका भी रोल है। तो समिति ने भी ये मेंशन किया है। समिति की सिफारिश की थी, यानी जो समिति होती है, कमेटी होती है, वो रिकमेंड करते हैं जब भी अपना कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं तो रिकमेंडेशन देते हैं कि आप क्या करिए। उसमें रिकमेंडेशन दी गई थी कि भारी निर्माण कार्य, ब्लास्टिंग या फिर सड़क की मरम्मत और अन्य निर्माण के लिए पत्थरों को हटाने, पेड़ की कटाई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जैसे कि जो भी पेड़ होते हैं वो जड़ें मजबूत किए रहती हैं किसी भी सरफेस को, मिट्टी के सरफेस को, जिससे इरोजन नहीं होने पाता है और भूमि की कटाई भी नहीं हो पाती है और उसकी वजह से भूस्खलन भी नहीं हो पाता है। तो उसी की वजह से बताया जा रहा है, जो भी जैसे कि वहाँ पे रास्ते बनाए जा रहे हैं पहाड़ी इलाकों में, पेड़ की कटाई की जा रही है, तो इन सब पे रोक लगानी चाहिए और इन सब पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने चाहिए, जिससे कि ये सेफ रह सके ये प्लेस। उसके बाद अगर ज्योग्राफी के तरीके से भूगोल के तौर पे देखा जाए कि क्या स्थिति है इसमें, तो क्षेत्र में बिखरी हुई चट्टानें पुराने भूस्खलन के मलबे से ढकी हुई हैं। जो भी ये चट्टानें हैं वो एकदम हार्ड नहीं है, जैसे कि वो किसी मेन सरफेस से नहीं जुड़ी हुई हैं। कि जैसे कि आपका एक नींव होता है ना, तो नींव मजबूत होती है तो आपका घर अच्छा रहता है, घर मजबूत टिका रहता है, चाहे भूकंप आए, चाहे जो भी आए। लेकिन जब आपकी जो सरफेस है वो एकदम मेन लैंड का हिस्सा नहीं है, तो इस वजह से ये जो चट्टान है वो बिखरी हुई है। ये रेत और पत्थरों से मिलकर बनी हुई है, मलबों से बनी हुई है। उसके बाद बात किया गया है, जो ये रॉक है वो नीच चट्टानें हैं और अत्यधिक अपक्षयित हैं, यानी कि वेदरिंग जो इसमें होता है, अपक्षय मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी चट्टान होती है उसमें अपक्षय होता है। अपक्षय और अपर्दन, चट्टानों की जब उसी जगह पे तोड़ फोड़ हो जाए किसी जलवायु की वजह से, भौतिक तरीके से यानी फिजिकल तरीके से, जैसे कि कभी कभी ठंडी में वो चट्टानें सिकुड़ गई, उसके बाद गर्मी में फैल गई, तो इस तरीके से चट्टानों का टूटना, तो ये सब भी अपक्षयन के अंतर्गत आता है। तो वेदरिंग में आपके अपर्दन और अक्षय दोनों आते हैं। तो कुल मिला के ये बताया जा रहा है कि ये जो चट्टानें हैं, जो जोशीमठ की चट्टानें हैं, वो रेत और सिल्ट और ये आपको बताया गया है जो ढीली मिट्टी है इनसे बना हुआ है। तो जब मानसून का टाइम आता है तो उसमें जब बारिश होती है तो पानी इसके अंदर तक जाता है, तो इनको ढीला और इसको तनाव रहित कर देता है। इसमें कोई ऐसा जो जोड़ रहते हैं वो खुलने लगते हैं। तो इस तरीके से ये स्थिर नहीं रह जाती है। तो ये सारे रीजंस भी बताए जाते हैं ज्योग्राफिकल के तौर पे, क्योंकि ये भी एक आपके अपर्दन का कार्य रहता है और अक्षय का कार्य रहता है, और उसके वजह से ये आपके भूस्खलन का फाइनली रिजल्ट आ जाता है। फिर पिछले कुछ डिकेड से जो भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन का काम जो भी है, और जो यहाँ पे जल विद्युत परियोजनाएं हैं यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, और जो एनएच के चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है, जैसे कि जो नेशनल हाईवे है उनको चौड़ा करने का कार्य किया जा रहा है, उसने इस पूरे लैंड को बहुत अस्थिर बना दिया है। इसी वजह से ये एकदम स्टेब्लिश नहीं रह गए, वेल स्टेब्लिश नहीं रह गए हैं, ये अनस्टेबल हो गए हैं। उसके बाद भूक्षरण की बात की जाए तो भूक्षरण के बारे में मैंने बताया है कि विष्णुप्रयाग में से बहने वाली जो धाराएं आती हैं, उनके वजह से इनके खिसकने का और या फिर इनके टूटने का, भूस्खलन का कार्य देखा ही जा रहा है। उसके बाद प्रभाव की बात करें तो कम से कम 66 परिवार यानी 66 फैमिली को घर छोड़ के, यानी शहर छोड़ के अपना जाना पड़ा है। ये अपने आप में बहुत ही बुरी बात होती है कि अपना आप घर छोड़ के जाएं, लेकिन वो ऐसे प्लेस पे रह रहे हैं जहाँ पे भूस्खलन का क्रिया धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। अब बताइए 2021 में ही पहले देखा गया, उसके बाद इस टाइम पे तो और ज्यादा भी यहाँ पे देखा जा रहा है। तो उसके बाद 66 परिवार के लोगों ने घर छोड़ दिया है, जबकि 561 घरों में दरारें आने की सूचना दी गई है। अब 561 में जिस टाइम पे आपको ये बता रहा हूँ उस टाइम पे है, उसके बाद अब तो संख्या और भी बढ़ गई होगी। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि अब तक 3000 से अधिक लोगों को प्रभावित कर चुका है ये भूस्खलन। अब जोशीमठ जो है उसको बचाने के लिए क्या किया जा रहा है, यानी उनको सेव करने के लिए क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं, क्या कार्य किए जा रहे हैं। तो उसमें जो एक्सपर्ट्स का रिकमेंडेशन है, विशेषज्ञ क्षेत्र में विकास और पनबिजली परियोजना को पूरी तरीके से बंद करने की सलाह दे रहे हैं। यानी कि जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं उनको उस रीजन में उस डेवलपमेंट के कार्य के लिए सारी चीजों को पूर्णतया यानी कंप्लीट तौर पे शट डाउन लेने को कहा जा रहा है विशेषज्ञों द्वारा। लेकिन तत्काल आवश्यकता है कि निवासियों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। जैसे कि जो भी वहाँ पे लोग रह रहे हैं, ये सारा कार्य रोकने के बजाय सबसे पहले जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको हटा के किसी सेफ जगह पे पहले एस्टेब्लिश कर दिया जाए। तो ये बताया जा रहा है। उसके बाद फिर नए चरों और बदलते भौगोलिक कारकों को समायोजित करके शहर की योजनाओं पे फिर से कल्पना की जाए। यानी कि जो भी यहाँ पे परिवर्तन हो रहे हैं प्राकृतिक तौर पे, यानी जो टूट-फूट हो रही है, इन सब चीज़ों को उसके बाद में इनको जब निवासियों को वहाँ से हटा दिया जाए, उसके बाद में पूरी तरीके से होलिस्टिक तरीके से उसमें वैज्ञानिक तौर पे भी, प्राकृतिक तौर पे भी और सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी आगे शहर के अच्छे के लिए डिसीजन लेना है, वो बाद में लिए जाने चाहिए, और जिससे कि जब वहाँ का जो प्लेस है वो खाली हो जाएगा तो सोचने में भी आसानी रहेगी कि हम इसके लिए सेफ रखने के लिए और क्या कदम उठा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नदियाँ बह रही हैं और बाकी जो ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ का, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है, उसको भी ध्यान में रखने के लिए जो जल निकासी योजना है, यानी जो ड्रेनेज प्लान है, जो सबसे बड़ा
रोल अपना निभा सकता है, जिसके लिए उसको स्टडी करना और उसके पुनर्विकास की योजना करने की आवश्यकता है। जो भी यहाँ की इस शहर की जो खराब जल निकासी यानी पुअर ड्रेनेज जो सिस्टम है इन लोगों का और जो सीवर प्रबंधन है यानी जो सीवर मैनेजमेंट है उससे पीड़ित है। जैसे शहर में जो खराब जल होता है उसके निकलने के लिए जो भी प्लान किया जाता है जल निकासी के लिए वो बहुत बुरी तरीके से इनका व्यवस्था है। और जो सीवर प्रतिबंधन है यानी जो सीवर मैनेजमेंट है जहाँ से पूरे पानी को बाहर निकाला जाता है उस राज्य से या फिर उस प्लेस से, वो भी बहुत ही बेकार स्थिति में है, क्योंकि अधिक से अधिक कचरा मिट्टी में ही रिस रहा है। जैसे कि मिट्टी इस तरीके से बनी हुई है और जो पानी है वो इसी में रिस के इसको और ढीला कर रहा है। तो इस वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद राज्य सरकार ने सिंचाई विभाग को इस मुद्दे पे गौर करने और जल निकासी व्यवस्था के लिए एक नई योजना बनाने के लिए कहा है। जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, उससे जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा है कि इस इश्यू पे जल्द से जल्द नया प्लान बनाया जाए और ड्रेनेज सिस्टम है, उसको भी एक बढ़िया उसका विकास किया जाए। ड्रेनेज सिस्टम को अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश किया जाए। ये सरकार ने वहाँ पे कदम उठाए हैं। जो विशेषज्ञ हैं, वो यहाँ पे मिट्टी जैसे कि अगर कोई भी मिट्टी स्थिर नहीं रहेगी, जैसे कि इनका जिस वजह से निर्माण हुआ है, अगर यहाँ पे पानी कंटिन्यू आता रहा और ये सारी प्रॉब्लम होती रही, तो ये स्थिर नहीं रहेगा। तो विशेषज्ञों ने मिट्टी की स्थिरता को बनाए रखने के लिए विशेष रूप से संवेदनशील स्थलों पर क्षेत्र में पुनः रोपण का भी सुझाव दिया है। यानी कि जब हम पेड़ की कटाई कर देते हैं, तो वहाँ पे जड़ें उनको रोक नहीं पाती हैं। जड़ क्योंकि खत्म हो गई, पेड़ खत्म हो गया, जड़ खत्म हो गई, तो उसके बाद जो मिट्टी को पकड़ के रखने की क्षमता थी, जैसे कि अगर हम मुट्ठी से किसी चीज़ को पकड़े रहे हैं, जैसे कि मैं गिर रहा हूँ, अगर कोई मुझे ऐसे पकड़े रहे मुट्ठी से, जैसे ये मुझे पकड़ ले, तो मैं रुका रहूँगा। लेकिन अगर कोई छोड़ दे, यानी पेड़ कट गए हैं, तो मुझे छोड़ दिया गया है, तो मैं गिर जाऊँगा नीचे ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो भी चट्टानें हैं, उनको जो जो वहाँ के पेड़-पौधे हैं, वहाँ पे इनको रोके रखते हैं। लेकिन जब पेड़ों की कटाई की जा रही है अंधाधुंध तरीके से, वहाँ पे निर्माण कार्य हो रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो अब बताया जा रहा है, विशेषज्ञ जो हैं, वो रिकमेंड कर रहे हैं कि यहाँ पे रोपण कार्य यानी कि जो यहाँ पे पेड़-पौधों को लगाया जाने का कार्य है, उसको फिर से अच्छे तरीके से निभाया जाए उस जगह पे। और जोशीमठ को बचाने के लिए सीमा सड़क संगठन जो है, यानी जो बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे सैन्य संगठनों की सहायता से सरकार और नागरिक निकायों के बीच एक समन्वित प्रयास की आवश्यकता है। जैसे कि जो भी सैन्य संगठन है, उनको साथ में लेके और सरकार को साथ में लेके और जो लोग हैं, वो जब सभी लोग साथ में मिलेंगे, तब ऐसे जो कठिनाई है, जो प्राकृतिक आपदा आई है, उससे बचा जा सकता है, उसको समझ के सॉल्व किया जा सकता है। जब भी हम लोग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, हम लोग को साथ में मिलकर करना चाहिए, वो जल्दी सॉल्व होती है और अच्छे तरीके से सॉल्व होती है। तो वही इसमें विशेषज्ञों ने बताया है। जबकि राज्य में पहले से ही मौसम पूर्वानुमान तकनीक है। यहाँ पे पहले से ही वेदर फोरकास्टिंग के लिए एक टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे है, जो कि वार्न किया करती है किसी भी खतरे के बारे में, किसी भी स्थानीय घटनाओं के बारे में और कवरेज में जो भी यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं, उसमें सुधार की भी आवश्यकता है, ये भी बताया जा रहा है, ठीक है? तो जब ये सारी चीज़ें सुधर जाएँगी और ऐसे भी कार्य किए जाएँगे, तो कुल मिला के ये स्थिति मजबूत बनाई जा सकती है, इसको रोका जा सकता है और इसको और सुधारा जा सकता है, जोशीमठ के धँसाव को या फिर लैंडस्लाइड को। उसके बाद अगला बताया जा रहा है, उत्तराखंड में मौसम की भविष्य उपग्रहों और डॉपलर मौसम रडार के द्वारा की जाती है। जो आपका मौसम की भविष्यवाणी है यानी वेदर फोरकास्ट है, वो सैटेलाइट के द्वारा की जाती है और डॉपलर मौसम रडार के द्वारा। अब डॉपलर मौसम रडार क्या होता है इसके बारे में मैं बता दूं, तो ये एक ऐसे उपकरण होते हैं जो वर्षा का पता लगाने के लिए और उनके स्थान यानी उनके प्लेस के और उनकी तीव्रता को यानी उनके इंटेंसिटी को बताने के लिए एक विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ये जो डॉपलर इफेक्ट है वो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का यूज करते हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि राज्य सरकार को वैज्ञानिक अध्ययनों को भी अधिक गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। जो भी यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट है, उनको साइंटिफिक स्टडीज को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे कि यहाँ का जो पर्वतों का निर्माण होता है, वो किस तरीके से होता है। आप सरकार चला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ के भौगोलिक स्तर पे भी आप उसकी जानकारी रखते हैं। आपको ये जानना होगा कि वो साइंटिफिक तरीके से वो जगह कैसे बनी है, वो क्यों टूट रही है, इसका भी पता तभी आप लगा सकते हैं। तो वैज्ञानिक तरीके से भी उसकी स्टडी करना ज़रूरी है, उसको अधिक गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, जो वर्तमान में संकट के कारणों को स्पष्ट रूप से बताते हैं। जैसे कि वही लोग अच्छे तरीके से बता सकते हैं, तभी राज्य अपने विकास उन्माद को खत्म कर पाएगा। तभी ये जो स्टेट है, वो डेवलपमेंट जो फ्रेंजी है, उसको खत्म कर पाएगा। अब देखते हैं कि लैंड सब्सिडेंस है क्या? आखिर में ये बात क्या है जो सभी जगह पे दिखाई पड़ रहा है कि जोशीमठ लैंड सब्सिडेंस और ये सारी चीज़ें न्यूज़ में जो आ रही हैं। तो ये बता दें कि ये पृथ्वी के अवतलन की सतह का धीरे-धीरे बसना या फिर अचानक धँसना है। मान लीजिए कोई चट्टान है, पृथ्वी पे कई सारी टाइप की चट्टानें हैं, मौजूद हैं। तो उसमें से कई चट्टानें जैसे कि मान लीजिए इसमें क्रैक आता है। तो ये चट्टानें कभी-कभार आपस में एक दूसरे की तरफ आती हैं, कभी-कभार एक दूसरे से दूर जाती हैं। तो ये सारी क्रियाएँ चलती रहती हैं। और यहाँ पे ये सारी क्रियाएँ और भी ज़्यादा अटैक करने लगती हैं, जब वहाँ पे कोई भी कृत्रिम कार्य भी किया जाए, यानी डेवलपमेंट कार्य किया जाए। जैसे कि वहाँ पे कोई खुदाई के कार्य करने लगे और वहाँ पे कोल निकालने लगे, वहाँ पे पेट्रोलियम निकालने लगे, इसकी वजह से खुदाई कर रहे हैं। वो प्राकृतिक तौर पे बहुत फ्रिंज है, यानी कि बहुत फ्रेजाइल है। तो इस तरीके से वहाँ पे ये सारी घटनाएँ और बड़े तरीके पे दिखने लगती हैं। तो इसीलिए बताया जाता है कि जहाँ पे भी डेवलपमेंट कार्य करने हों और जहाँ पे लोग रह रहे हों, तो उस जगह पे ज्योग्राफिकल तरीके से भी ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे ये सारे कदम ना उठाए जाएँ।
तो आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो ज़मीन है, तो वो आपस में जो धँसने का भी यहाँ पे कार्य हो रहा है, बनने का भी कार्य हो रहा है। क्योंकि आपस में चट्टानें टकरा रही हैं, उसके बाद वहाँ पे उठने का भी कार्य हो रहा है और दूर जा रही हैं, तो वहाँ पे धँसने का भी कार्य हो रहा है। धँसाव का जो कार्य है, वो भूमिगत सामग्री के संचलन के कारण ज़मीन का धँसना होता है। जैसे कि अक्सर आप पानी, तेल, प्राकृतिक गैस या फिर खनिज संसाधन को पंपिंग, फ्रैंकिंग और खनन यानी माइनिंग की गतिविधियों द्वारा ज़मीन से बाहर निकालने के कारण होता है। जैसे कि आपको मैंने अभी ये बताया कि जो अवतरण का कार्य होता है, धँसाव का कार्य होता है, वो इसी वजह से होता है। हम खुदाई करते हैं, कुछ ना कुछ हम रिसोर्सेज़ निकालना चाहते हैं, उसी के लालच में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। जब किसी चीज़ को हम लोग अगर दोहन कर रहे हैं, यानी किसी चीज़ को हम ले रहे हैं, उसको उतना ही लेना चाहिए जितना कि उस क्षेत्र को प्रभावित ना करे। लेकिन जब उससे आवश्यकता से ज़्यादा करने लगते हैं, तो वो हमारे इसी सब्सिडेंस के तौर पे दिखने लगता है। तो ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद भूकंप, मिट्टी संघनन, हिमनदों के समस्थानिकों समायोजन, कटाव, सिंकहोल के गठन और हवा द्वारा जमा की गई महीन मिट्टी में पानी मिलने जैसी प्राकृतिक घटनाओं के कारण भी अवतरण हो सकता है। अब जैसे कि मैं बता दूँ, अवतलन यानी कि जो धँसाव होता है, यानी सब्सिडेंस जो होता है, उसके बारे में मैं और आपको बता दूँ भूकंप। जैसे कि मान लीजिए एक ये प्लेट है और उसके बाद एक ये प्लेट है जो इसके अंदर जा रही है, ठीक है? तो यहाँ पे जब ये प्लेट इसके अंदर जाएगी टकराने के बाद, तो यहाँ पे भूकंप जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। और अगर मान लीजिए यहाँ पे कभी-कभार पर्वतों का भी निर्माण हो जाता है, पर्वत भी मिल जाते हैं क्योंकि जब यहाँ पे अगर मान लीजिए नदियाँ-वदियाँ बह रही हैं, तो अपना गाद-वाद इकट्ठा करती हैं, उसके बाद जब टकराती हैं, तो यहाँ पे एक वलन का एग्ज़ाम्पल हो जाता है, फोल्ड माउंटेन बन जाते हैं और कभी-कभार ज्वालामुखी जो पर्वत होते हैं, वो भी बन जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे भूकंप के द्वारा भी सब्सिडेंस होता है प्लेटों का। और ये चट्टानें जैसे कि अगर मान लीजिए ये चट्टानें जो हैं, ये आपस में दूर जाने लगें, ये दूर जाने लगें, तो भी आपका ये जो दरार पड़ेगा, ये भी अपने आप में धँसाव की स्थिति पैदा करेगी। आपका रिफ्ट वैली भी इसी वजह से बनती है और भूकंप भी आते हैं, रिफ्ट वैली भी बनती है, धँसाव भी होता है, तो ये सारे एग्ज़ाम्पल्स भी हैं। और जो हमारा एयर रहता है, जैसे कि हवाएँ चल रही हैं, तो वो अपने साथ मिट्टी और ये इन सब चीज़ों को उड़ा के लेके जाया करता है। जैसे कि कोई सूखा जगह है, मरुस्थलीय जो प्लेस होते हैं, वहाँ पे आप देखते होंगे रेगिस्तान जो होते हैं, वहाँ पे एक धूल को दूसरे धूल पे दूसरी जगह पे उठा के दूसरी जगह पे इकट्ठा करते हैं। तो इस तरीके से भी अपरदन होता है, इस तरीके से भी धँसाव की स्थिति उत्पन्न होती है, सब्सिडेंस की स्थिति उत्पन्न होती है। उसके बाद जो हिमानी होती है, यानी जो ग्लेशियर्स होते हैं, वो जब निकलती हैं, तो वो भी कटाव करती हैं। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे ये हिमानी निकल रही पहाड़ों से। ये पहाड़ है और यहाँ से हिमानी निकल रही है। तो यहाँ पे ये कटाव करती है, जैसे कि अपने रास्ते में जो भी पड़ते हैं, बोल्डर्स रहते हैं, वो सब रहते हैं, उनको काटते हुए चलती है। उसके वजह से भी वहाँ पे धँसाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है? और जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पा ये जैसे मान लीजिए कि ये जोशीमठ की ज़मीन है, तो जब ये और ये बनी है रेत से, छोटे-छोटे रेत कंकड़ों से मिलके बनी हुई है। उसके बाद मान लीजिए कि आप रेत देखते होंगे, रेत को तभी बाँधा जा सकता है जब उसको पकड़ के रखा जाए, तो पेड़-पौधे पकड़ के रखते हैं। लेकिन मान लीजिए आप कंटीन्यू उसमें रिसाव कर रहे हैं पानी का, जल का, कचड़े का और जो भी रिसकिस में आ रहे हैं, तो इसको ये ढीला कर देते हैं। ये ढीला कर देते हैं, उसके बाद इनके बहने की टेंडेंसी होती है, इनके जो आपस में कट जुड़े रहते हैं, वो छूटने लगते हैं धीरे-धीरे, ठीक है? तो इस वजह से इनका ढीला हो जाता है, सब्सिडेंस हो जाता है इस वजह से और ये अपने एक जगह से दूसरी जगह पे कटने के लिए यानी इरोज़न के लिए एक गति प्रदान करते हैं, एक इंटेंसिटी प्रदान करते हैं। तो कुल मिला के ये भी प्राकृतिक घटनाएँ होती हैं, जो कि इसके सब्सिडेंस के लिए एक कारक का काम करती हैं, एक फैक्टर का कार्य करती हैं। उसके बाद धँसाव बहुत बड़े क्षेत्रों जैसे पूरे राज्यों या प्रांतों या बहुत छोटे क्षेत्रों में आपके यार्ड के कोने में हो सकता है। जैसे कि जो सब्सिडेंस की घटना है, वो आपके छोटे क्षेत्र में भी हो सकती है, बड़े क्षेत्र में भी हो सकती है। अगर बड़ा कारक है यानी बड़ा फैक्टर है तो बड़ा हो जाएगा, अगर छोटा फैक्टर है तो छोटी जगह पे ही हो जाएगा, ठीक है? तो ये बताया जा रहा है। जैसे आपने कभी गाँव में या फिर आपने कभी वैसे भी किसी जगह पे विज़ुअलाइज़ किया होगा आपने कि जहाँ पे जैसे मिट्टी का जैसे ज़मीन रहता है, तो बारिश जब हुआ करती है, तो जहाँ पे मिट्टी हल्की होती है, फिर जहाँ पे उसका मिट्टी टाइट नहीं रहती है, वहाँ पे वो मिट्टियाँ टूट के कट के बहने लगती हैं। वहाँ पे देखते होंगे थोड़ा गड्ढा हो जाता होगा, जहाँ पे बूँद टपक रही है या फिर नॉर्मल बारिश ज़्यादा हुई है, तो किसी-किसी जगह पे नालियाँ बन जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी का जो बनावट है, वो हल्के तरीके का है, उनमें ज़्यादा बढ़िया से उनका पकड़ नहीं है, तो वो कट के बह के अलग जगह पे इकट्ठा हो जाती हैं। तो इस तरीके से किसी-किसी छोटे जगह पे ये कार्य हो जाता है, किसी-किसी बड़े जगह पे काम हो जाता है। तो आप इनको समझ सकते हैं इस तरीके से, ठीक है? उसके बाद भूस्खलन क्या है? लैंडस्लाइड क्या है? इसके बारे में समझते हैं। तो लैंडस्लाइड इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ अ मास ऑफ रॉक्स, डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप। अ लैंडस्लाइड इज डिफाइंड एज अ मूवमेंट ऑफ मास ऑफ रॉक्स, यानी कि जो मास ऑफ रॉक्स होता है यानी कि एक बड़े तौर पे किसी रॉक का एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूवमेंट हो जाए, गतिशीलता हो जाए, उसको कहते हैं। अगर डिब्रीज का हो जाए, छोटे पार्ट में किसी चट्टान का हो जाए, उसे कहते हैं। या फिर किसी अर्थ में किसी स्लोप पे ऐसा हो जाए तो उसे भी हम कहते हैं, ठीक है? पृथ्वी के द्रव्यमान के संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये बड़े पैमाने पर बर्बादी का एक प्रकार है, क्योंकि ये बड़े प्रकार से अपना एक क्षेत्र प्रभावित करते हैं, तो इस वजह से इनको समझा जाता है कि बड़ा बर्बादी का क्षेत्र। जो गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के तहत मिट्टी और चट्टान के किसी भी नीचे की गति को दर्शाता है। जैसे कि आप समझ लीजिए, ये आपका पहाड़ है, ठीक है? और इनका जो निर्माण हुआ है वो रेत, बालू और इन सब चीज़ों से हुआ, सेडिमेंट से हुआ है, पत्थर, कंकड़ इन सब चीज़ों से। जब यहाँ पे ऐसे बादल आया, ठीक है? ये बादल आया यहाँ पे बारिश की। यहाँ पे रिसाव होने लगा, ये जो मिट्टी के अंदर पानी जाने लगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जब रिसाव होने लगा तो कहीं किसी न किसी जगह पे कोई ठोस रॉक भी होगी। तो यहाँ से मान लीजिए कि आपकी कोई ठोस रॉक है, ठीक है? यहाँ पे कोई ठोस रॉक भी है। तो यहाँ पे जब पानी का रिसाव होता है, तो यहाँ पे जब पानी पहुँच जाता है तो उसके बाद यहाँ से ये कट के, ये स्लाइड, ये जो पॉइंट है, ये यहाँ से कट के ये पार्ट हट जाता है, ठीक है? और यहाँ पे रास्ता अगर आपका है
ये यहाँ पे रास्ता गया है, तो यहाँ पे ये रास्ते में आके गिर जाता है इस जगह पे। तो इसे ही हम लैंडस्लाइड कहते हैं। अगर यहाँ पे रास्ता हो भी या फिर ना भी हो, तो यहाँ पे रिस्क के पानी के द्वारा ये चट्टान अलग हो जाए या फिर बड़े तौर पे कोई मलबा के तरीके से गिर जाए, तो उसे हम लैंडस्लाइड कहते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि ये जोशीमठ का ये जो बताया जा रहा है, तो वहाँ पे जब मानसून आता है तो पानी का रिसाव होता है और इसके वजह से भी लैंडस्लाइड के जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। तो आप लैंडस्लाइड को इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि ये स्लोप से ज़्यादा प्रभावित होता है, जैसे कि कहीं पे ढलान है तो ज़्यादा प्रभावित होता है लैंडस्लाइड वाला कार्य। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भूस्खलन शब्द है, उसमें ढलान की गति के 5 तरीके शामिल हैं। अगर ढलान के तौर पे देखा जाए, उसमें 5 मूवमेंट शामिल हैं, जिसमें आपका है फॉल्स, दूसरा है टॉपल्स, तीसरा है स्लाइड यानी कि फिसलना, चौथा है आपका स्प्रेड्स यानी कि फैलना और पाँचवाँ है आपका फ्लोज़ यानी कि बहना। तो ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। जैसे कभी-कभार आपका बहने में आपका जो ग्लेशियर होता है, उससे भी हो जाता है। उसके बाद फैलने में आप समझ सकते हैं कि अगर कोई चट्टानें फैल रही हैं, तो जैसे आपको मैंने बताया, उस तरीके से भी हो जाता है। फिसलना, जैसे कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई और ये यहाँ पे फिसल गया, जैसे कि मैंने आपको लैंड बताया, फिसल गया, उस तरीके से भी होता है। गिरना कि अचानक से कोई ऐसा प्राकृतिक चीज़ हो जाए या फिर कोई आप वो कृत्रिम चीज़ कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, ये सब चीज़ कर रहे हैं, अचानक कोई चीज़ धँस गई, ये भी होता है। तो इस सब तरीकों से भूस्खलन को समझा जा सकता है। कभी-कभार तो डैम जो बनते हैं, उसमें पानी को जब रोका जाता है, तो ज़्यादा देर तक रखने से वहाँ पे धँसाव की क्रिया उत्पन्न हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी लैंडस्लाइड हैं और ये आपका जो भूस्खलन है, इसको समझने के लिए अच्छा एग्ज़ाम्पल का कार्य करती हैं। तो कुल मिला के ये सारे रीज़न्स थे, लैंडस्लाइड क्या है और बाकी जो ये सबसिडेंस हो रहा है जोशीमठ में, ये क्या-क्या पॉइंट्स थे उसके लिए इम्पोर्टेंट और उसके लिए क्या कार्य किया जा रहा है, क्या विशेषज्ञों द्वारा कार्य किया जा रहा है, साइंटिस्ट द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उनके द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को समझ में आ गई हैं। तो हम लोगों को ये समझ में आ गया कि प्रकृति के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, उसको दोहन अगर हम कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो हमें एक सीमा तक हमें उसका यूज़ करना चाहिए, एक लिमिट तक हमको यूज़ करना चाहिए। उसके बाद हमें उसको एक आवश्यकता से ज़्यादा करने पे ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो प्राकृतिक घटनाएँ भी शामिल हैं इसमें और कृत्रिम घटनाएँ भी शामिल हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि आगे इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाए कि आगे ऐसी घटनाएँ किसी भी पर्वतीय क्षेत्र पे या फिर किसी भी क्षेत्र में ना होने पाएँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो ये टॉपिक तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये टॉपिक जो है एक मेरे सब्सक्राइबर ने मेंशन किया था, तो इस वजह से मैंने इसको कंप्लीट किया और आप लोगों के सामने लेके आया। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।